डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग कि सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ होता है, सॉइल में हम शियर स्ट्रेंथ ही क्यों ज्ञात करते हैं। अन्य स्ट्रेंथ जैसे आपका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या आपका जो है बेंडिंग स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेस क्यों नहीं ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं सॉइल में जो है हम अन्य स्ट्रेस क्यों नहीं कैलकुलेट करते या अन्य स्ट्रेंथ क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें समझते हैं कि जो सॉइल हमारा क्या होता है, सॉइल इज क्या है, सेमी इनफाइनाइट मटेरियल है। सॉइल हमारा क्या है, सेमी इनफाइनाइट मटेरियल है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट मटेरियल। सॉइल क्या है, इनफाइनाइट मटेरियल है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सॉइल का क्या है, डेप्थ इज फाइनाइट। डेप्थ इसकी क्या है, निश्चित है। डेप्थ सॉइल की क्या है, निश्चित है। और एंड एरिया इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका अर्थ जो होता है, यहाँ पर देखिए अर्थ, जैसे ये मैंने ग्राउंड लेवल बना दिया। तो अर्थ क्या है, ये पूरी तरह से चारों तरफ इसका एक लेवल है। ये हॉरिजॉन्टली आपका जो है अर्थ का इस तरह से लेवल आपका क्या है, मेंटेन है। अब इस पे क्या करते हैं, अर्थ में जल्दी हम इसको खींच नहीं सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सिरा हमें मिले, दूसरा सिरा इसका ग्राउंड की तरफ गया हुआ है। और दूसरी चीज़, इस पर हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड ही लगाते हैं। कंप्रेसिव में ये क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अधिक होती है। इसका बेंडिंग, ये इनफाइनाइट मटेरियल, इसका एरिया बहुत ही लार्ज है, पूरे सरफेस पर अर्थ ही अर्थ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बेंडिंग इसमें होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई मटेरियल मान लीजिए कुछ इस तरह से ऊपर ऐसे रखा है, तो इस पर हम क्या करते हैं, लोड लगा करके इसका शियर करा सकते हैं। या मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इस पर हमने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रखा है, जैसे मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग बना दिया इस पर। अब बिल्डिंग क्या करेगी, इस अर्थ पर लोड लगाएगी, इसका फाउंडेशन जो होगा यहाँ पे क्या करेगा, लोड लगाएगा। ये अर्थ पे क्या करेगा, लोड लगाएगा। अब इसके नीचे की मृदा क्या है, इस पर तो कंप्रेशन होगा। अब अगर ये शियर में कमज़ोर है तो इसकी सॉइल क्या करेगी, इस डायरेक्शन में, इसके यहाँ पे लैटरल डायरेक्शन में क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी या बहने लगेगी या खिसकने लगेगी। तो ये क्या है कि मतलब लैटरल डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, लैटरल फोर्स के कारण, जो ये वर्टिकली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके कारण इसके नीचे की जो अर्थ है वो क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि उसमें शियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि सॉइल जो हमारा है वो शियर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसीलिए क्या है, अगर शियर स्ट्रेंथ हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो अन्य स्ट्रेंथ में भी इसकी सामर्थ्य अन्य में क्या होती है, अधिक होती है। तो शियर में सॉइल हमारा क्या होता है, सबसे वीक होता है। इसीलिए सॉइल का हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ ही पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ये नहीं पढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये भी नहीं पढ़ते हैं। या बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग भी इसमें नहीं होता है, बेंडिंग स्ट्रेस तो ये भी इसमें नहीं पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेंथ ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं, शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि शियर में हमारी सॉइल क्या होती है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसीलिए शियर में हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शियर स्ट्रेंथ सॉइल की क्या होती है। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, सॉइल जितना ज़्यादा शियर डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करेगी, उस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगी। अगर डिफिनीशन की हम लोग बात करें, सॉइल शियर डिफॉर्मेशन
सॉइल की शियर डिफॉर्मेशन रजिस्ट करने की क्षमता, सॉइल की शियर डिफॉर्मेशन, सॉइल की शियर डिफॉर्मेशन, सॉइल की शियर डिफॉर्मेशन रजिस्ट करने की क्षमता, रजिस्ट करने की क्षमता, रजिस्ट करने की क्षमता, क्षमता को सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। सॉइल की शियर रजिस्ट करने की क्षमता को सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कहते हैं, शियर स्ट्रेंथ कहते हैं, शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं कि ये सॉइल में शियर स्ट्रेंथ आता कहाँ से है। सॉइल में ये शियर स्ट्रेंथ जो आती है इन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉइल में शियर स्ट्रेंथ निम्न पैरामीटर पर डिपेंड करती है। सॉइल में शियर स्ट्रेंथ, सॉइल में शियर स्ट्रेंथ निम्न पैरामीटर पर, निम्न पैरामीटर पर, निम्न पैरामीटर पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पर सॉइल हमारा क्या करती है, निर्भर करती है। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग बिटवीन, इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉइल के पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये सॉइल का कोई पार्टिकल है, ये सॉइल का दूसरा कोई पार्टिकल है, तो इस पे क्या करेगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे क्या है कि इंटरलॉक यहाँ से जनरेट हो जाता है, या कुछ इस तरह का, यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह का है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा इस प्रकार का है इसमें, तो यहाँ से क्या होता है, इसमें बॉन्ड एक बन जाता है इंटरलॉकिंग के कारण। जैसे एक पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल, कुछ इस तरह के पार्टिकल भी होते हैं सॉइल में, तो यहाँ पे क्या है, इनके प्रति इंटरलॉकिंग बॉन्ड, यहाँ से क्या है, ये एक दूसरे में ये फंसे रहते हैं। यहाँ से क्या है, एक दूसरे में, जहाँ से मान लीजिए ये पार्टिकल आ गया और इसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई अन्य पार्टिकल इस तरह से है, तो ये पार्टिकल्स क्या है, इंटरलॉकिंग, इनके बीच क्या है, इंटरलॉकिंग बॉन्ड पाया जाता है। मतलब इंटरलॉकिंग, बीच में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, फंसे रहते हैं उसमें। तो ये क्या है, इंटरलॉकिंग के कारण इसमें क्या आता है, शियर, यानी कि जब वो एक दूसरे स्लाइड करते हैं तो वो रजिस्ट करता है। जब पार्टिकल एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं तो वो क्या करता है, ये आपका जो इंटरलॉकिंग होता है इसको सॉइल को क्या करता है, रजिस्ट करता है, जिसके कारण शियर स्ट्रेस सॉइल में आता है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दूसरा फैक्टर इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन, ये आपका जो है इंटरनल फ्रिक्शन सॉइल में क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। फ्रिक्शनल, जब सॉइल एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, सॉइल पार्टिकल स्लाइड्स करते हैं, उनके बीच क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। ये रेजिस्टेंस फोर्स ही क्या कहलाता है, इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन के कारण सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण इसमें क्या आता है, शियर आता है, जिसके कारण इसमें क्या आता है, शियर आता है। तो यहाँ पर तीसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरा जो फैक्टर होता है कोहेजन, कोहेजन एंड एडजन, एडजन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या करते हैं, कोहेजन, सेम टाइप के पार्टिकल में जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है, सेम टाइप के पार्टिकल में इंटरेक्शन जो फोर्स लगता है,
या यहाँ पे एडजन, अलग अलग टाइप के पार्टिकल में जो इंट्रैक्शन फोर्स लगता है वो आपका एडजन कहलाता है। सेम टाइप के पार्टिकल में जो इंट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण फोर्स लगता है, ये आपका क्या कहलाता है, कोहेजन कहलाता है। सेम टाइप के पार्टिकल और अलग अलग टाइप के पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ये क्या कहलाता है, एडजन फोर्स कहलाता है। तो कोहेजन और एडजन के कारण क्या होता है, सॉइल पार्टिकल में क्या होता है, वहाँ पे सीयर स्ट्रेंथ फोर्स जो जनरेट करता है, एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इसमें क्या आता है, सॉइल में सीयर स्ट्रेंथ आता है। सॉइल में क्या होता है, सीयर स्ट्रेंथ आता है। तो कोहेजन या एडजन के कारण इसमें क्या होता है। तो 3 ये मेनली पैरामीटर हैं जो सॉइल में क्या करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ को जनरेट करते हैं। 3 ये पैरामीटर हैं जो मेनली सॉइल में क्या करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ को जनरेट करते हैं। तो यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं किस प्रकार की सॉइल में कौन से पैरामीटर इफेक्टिव होते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, ये आपका यहाँ से जो कोर्स ग्रेन सॉइल है इसमें आपका जो है जो पार्टिकल मेनली आएगा कोर्स ग्रेन में, एग्जाम्पल जो हो जाएगा ये ग्रेबल और सैंड इसमें मेनली आएगा। कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल में जो मेनली आपके पार्टिकल इसमें आएंगे ग्रेबल और सैंड, इनमें क्या होता है, मेनली जो इसमें फोर्स आता है आपका इस सॉइल में, जो मैंने आपको बताया इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स और इंटरनल फ्रिक्शन, मेनली इसमें क्या होता है, कोहेजन नहीं पाया जाता है। जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, सैंड या ग्रेबल, इसमें कोहेजन पाया नहीं जाता है। तो इसके कारण, इसमें कोहेजन के कारण सीयर स्ट्रेंथ नहीं आता है। इसमें जो सीयर स्ट्रेंथ मेनली आपका आता है इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स 1 एंड, और दूसरा जो इंटरनल फ्रिक्शन है इसके कारण मेनली यहाँ पे आता है 1 और 2 के कारण यहाँ पे जो है कोर सीयर स्ट्रेंथ जनरेट होता है। तो ये आपका जो सॉइल होता है इसको मेनली जो ये सॉइल होता है इसको जो है कोहेजन लेस सॉइल, मेनली इस सॉइल को क्या बोला जाता है, कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल या फ्रिक्शनल सॉइल, या फ्रिक्शनल सॉइल। इसमें फ्रिक्शन के कारण जो है आपका सीयर स्ट्रेंथ आता है। कोहेजन लेस सॉइल या आपका फ्रिक्शनल सॉइल, इसको फाई सॉइल भी कहते हैं, फाई सॉइल, क्योंकि इसमें जो आपका इंटरनल फ्रिक्शन फाई होता है, ये फाई के कारण यहाँ पे क्या होता है, सीयर स्ट्रेंथ आता है। फाई के कारण कोहेजन यहाँ पे सी होता है, कोहेजन या एडजन जो फोर्स होता है वो कोहेजन के कारण सी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। मेनली जो इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल है, जो कूलाम का नियम दिया गया है वो मेनली 2 और 3 को कंसीडर करके दिया गया है। इसका जो है एस्टीमेट उसमें नहीं हो पाता है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया फाई और सी के आधार पर ही कूलाम ने नियम दिया है, तो 2 ही बलों को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कूलाम के नियम में। तो यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं पहला टाइप का जो सॉइल हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसमें आपका ग्रेबल या सैंड है, जिसमें आपका जो है इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स के कारण जो है सीयर स्ट्रेंथ आता है, और इंटरनल फ्रिक्शन फाई के कारण जो है इसमें सीयर स्ट्रेंथ जनरेट होता है इस प्रकार की सॉइल में। और यहाँ पे ये जो सॉइल आपकी कहलाती हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, ये कोहेजन लेस, इसमें कोहेजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो फ्रिक्शनल सॉइल ये कहलाती है, इसे फाई सॉइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फाई सॉइल कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं, दूसरा सॉइल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दूसरी सॉइल जो हमारी है ये आपका इसमें आ जाएगा। अगर हम लोग दूसरी सॉइल की बात करते हैं तो दूसरी सॉइल देखिएगा, इसमें आपका फाइन ग्रेन सॉइल, दूसरा जो है फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। ये फाइन ग्रेन सॉइल जो आपका है, स्पेशली इसमें आपका जो है सिल्ट हम लोग लेते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल या आपका इसको कहते हैं सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल। तो इसमें जो मेनली आपका लिया जाता है वो आपका सिल्ट लिया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल आपका है वो आपका है सिल्ट। सिल्ट में जो आपका फोर्स आता है
वो मेनली जो है ये आपका जो है 2 और 3 के कारण आता है। सिल्ट में जो दोनों की गुण पाए जाते हैं, कोर्स ग्रेन के और फाइन ग्रेन जो आपका क्ले और सैंड दोनों ही बिहेवियर इसमें पाए जाते हैं। तो ये सॉइल आपकी जो होती है C5 सॉइल या आपका जो है सिल्टी सॉइल कहा जाता है इसको, या आपका जो है C5 सॉइल मेनली इसमें यहाँ पे ये सिल्टी सॉइल हो गया, बट इसमें जो शियर फोर्स आएगा वो शियर फोर्स किसके कारण होगा, 2 और 3 के कारण होगा। जो शियर फोर्स आएगा 2 और 3 के कारण होगा, ये आपका सिल्टी सॉइल होगा, सिल्टी सॉइल या इसे C5 सॉइल भी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्ट है। इसमें जो शियर आएगा, शियर फोर्स जनरेट होगा या शियर रेजिस्टेंस जो होगा, ये आपका जो है 2 और 3 यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन फाई के कारण आएगा, और दूसरा इसमें कोहेजन एंड एडजन ऑफ द पार्टिकल कोहेजन C के कारण आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी कोहेजन और फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी दोनों होती है, इसलिए इसे C5 सॉइल कहा जाता है। इसलिए इसे C5 सॉइल कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा हमारा प्योर क्लेई सॉइल में जो एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये आपका बेसिकली है क्ले। प्योर क्लेई सॉइल में आपका एग्जाम्पल है क्ले, और इसमें जो शियर फोर्स आता है बेसिकली क्ले में, ये आपका जो है ना तो इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल होती, ना ही इंटरनल फ्रिक्शन होता है। यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होता है, इसमें सिर्फ कोहेजन फोर्स होता है। तो इससे जो है, इसमें मेनली जो आपका शियर स्ट्रेंथ जनरेट होता है वो कोहेजन के कारण होता है। ये जो सॉइल आपकी कहलाती है, ये आपकी कोहेसिव सॉइल कहलाती है। कोहेजन के कारण इसमें जो फोर्स आता है, इसीलिए आपका कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। या आपका जो है कोहेसिव सॉइल, या इसमें आपका ये बोला जाता है कोहेसिव सॉइल को C सॉइल भी कहते हैं। C सॉइल कोहेजन C सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कोहेजन पाया जाता है। तो ये आपका कोहेसिव सॉइल C सॉइल के नाम से कहा जाता है। C सॉइल या आपका जो है, और एक नाम और कह सकते हैं फ्रिक्शन लेस सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। फ्रिक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, फ्रिक्शन लेस सॉइल। वहाँ पे कोहेजन लेस था, ये आपका क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस सॉइल। इसमें फ्रिक्शन नहीं पाया जाता, उसमें कोहेजन नहीं पाया जाता है, तो ये फाई सॉइल। मतलब इसमें C क्या होता है, C की वैल्यू इसमें 0 होती है, C = 0। जो आपका कोहेजन लेस सॉइल होती है उसमें C 0 होता है, फ्रिक्शन लेस सॉइल में फाई आपका क्या होता है, 0 होता है। फ्रिक्शन लेस सॉइल में फाई 0 होता है, कोहेजन लेस सॉइल में कोहेजन C की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल के बारे में हम लोगों ने देखा, किस प्रकार की सॉइल में कौन सा जो है पैरामीटर आपका जो है इन्वॉल्व है शियर स्ट्रेंथ जनरेट करने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सॉइल में बेसिकली 3 फैक्टर के कारण जो है शियर स्ट्रेंथ आ रहा था। पहला आपका इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल के बीच में जो इंटरलॉकिंग बन जाती है उसके कारण जो शियर स्ट्रेंथ। दूसरा, जब पार्टिकल स्लाइड करते हैं तो उनके सरफेस एक दूसरे स्लाइड करने का जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसके कारण जो शियर जनरेट होता है। तीसरा, कोहेजन या एडजन जो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं सॉइल मॉलिक्यूल के बीच में, उसके कारण आपका कोहेजन होता है। तो ये इसमें पहले हम लोगों ने देखा, पहला जो टाइप का सॉइल है इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल। इसमें आपका एग्जाम्पल है ग्रेबल एंड सैंड। ग्रेबल एंड सैंड में जो शियर स्ट्रेंथ आपका आता है 1 और 2 के कारण इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल एंड इंटरनल फ्रिक्शन फाई के कारण यहाँ पे क्या होता है, शियर फोर्स जनरेट होता है। तो इस प्रकार की सॉइल को कोहेजनलेस सॉइल या फ्रिक्शनल सॉइल, इसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल सॉइल कहा जाता है, या फाई सॉइल इसे कहते हैं। फाई सॉइल स्पेशली फाई पाया जाता है, कोहेजन नहीं पाया जाता, कोहेजन इसमें 0 होता है। दूसरे टाइप की अगर सॉइल की हम लोग बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल में आपका जो है सिल्टी सॉइल, बेसिकली इसमें सिल्टी सॉइल है। एग्जाम्पल इसका सिल्ट है। इसमें 2 और 3 के कारण जो है
ये आपका शियर स्ट्रेंथ आता है इंटरनल फ्रिक्शन फाई के कारण और कोहेजन एंड एडजन ऑफ द पार्टिकल सी के कारण, कोहेजन के कारण जो है, तो ये सिल्टी जो सॉइल हमारा होता है सी फाई सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शियर स्ट्रेंथ आता है वो कोहेजन के कारण आता है और फ्रिक्शन के कारण आता है। अब तीसरे टाइप की अगर सॉइल की हम लोग बात करते हैं तो ये तीसरे टाइप की जो सॉइल है प्योर क्लेई सॉइल। प्योर क्लेई सॉइल जो ये आपका है, ये आपका इसमें जो स्ट्रेंथ आता है मेनली आपका क्ले है, इसमें एग्जांपल जो स्ट्रेंथ मेनली आता है वो थर्ड फैक्टर जो मैंने आपको बताया था ये पैरामीटर कोहेजन एंड एडजन ऑफ द पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल के बीच जो कोहेजन और एडजन लग रहा है, इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है सी, उसके कारण यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर ये सॉइल आपकी कोहेसिव सॉइल कहलाती है या इसे सी सॉइल बोलते हैं। कोहेसिव सॉइल, कोहेजन के कारण ही इसमें स्ट्रेंथ होता है तो इसे सी सॉइल कहते हैं। इसे फ्रिक्शन लेस सॉइल कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, ओनली कोहेजन होता है। फाई का मान यहाँ पे 0 होता है। जो कोहेजन लेस सॉइल पहला आपका है इसमें सी का मान 0 होता है, कोहेजन 0 होता है तो इसे कोहेजन लेस बोलते हैं। इसमें फ्रिक्शन आपका 0 होता है तो ये फ्रिक्शन लेस सॉइल आपकी कहलाती है। तो यहाँ से आगे अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आगे बात करते हैं, एक देखते हैं कि आपका अगर लोड जैसे हम लोग लगाते हैं सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कैसे आपका फेलियर करता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसी प्लेन पर अगर ये फेलियर कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो है शियर स्ट्रेंथ आएगा कैसे, या फेलियर प्लेन जो आपका बनता है, मान लीजिए यहाँ पर किसी सॉइल पर हम लोग क्या करते हैं लोडिंग लगाते हैं, किसी सॉइल पर लोडिंग लगाते हैं या फाउंडेशन किसी स्ट्रक्चर पर बनी है वो लोड लगा रही है अर्थ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमने क्या किया, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल ले लिया, इस ग्राउंड लेवल पर हमने एक सेगमेंट अर्थ का ले लिया, यहाँ पर इतने डेप्थ में सॉइल का सेगमेंट ले लिया और इस पर लोड हमने सिग्मा 1 लगाया और लैटरल डायरेक्शन में इसमें जो फोर्स आपका लग रहा है लैटरल डायरेक्शन में ये सिग्मा 3 और यहाँ से आपका सिग्मा 1 काम करेगा। तो यहाँ से जब सॉइल पर हम लैटरल वर्टिकली डायरेक्शन में यहाँ पर लोड लगा रहे हैं, वर्टिकली डायरेक्शन में जब लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जब लोड लगाएंगे तो मान लेते हैं कि ये सॉइल हमारा क्या करता है इस प्लेन पर शियर कर रहा है, इस प्लेन पे हमारा क्या कर रहा है सॉइल फेल हो रहा है, इस प्लेन पर हमारा सॉइल क्या कर रहा है फेल हो रहा है, इस प्लेन पर हमारा सॉइल क्या कर रहा है फेल कर रहा है। तो यहाँ से ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, अब ये जो फेलियर प्लेन है इस फेलियर प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगा ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस क्या काम करेगा सिग्मा एन, और इस जो फेलियर प्लेन है इस पर मान लीजिए सॉइल हमारा इधर की तरफ अगर खिसक रहा है तो इस पर हमारा शियर फोर्स काम करेगा टाउ, शियर फोर्स टाउ ये इस तरफ काम करेगा और इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस एक काम करेगा सिग्मा एन। इसके कारण जो हम लोड लगा रहे थे जिसके कारण ये सॉइल का ये भाग मान लीजिए फेलियर हो रहा है, इधर से स्लाइड कर रहा है, तो ये भाग अगर फेल हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा, तो इस प्लेन पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको फेलियर होने शियर हमें क्या करेगा रजिस्ट करेगा, तो ये शियर लग रहा है और इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ से देखते हैं जो प्लेन ये आपका सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 आपका जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 यहाँ पे क्या है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखते हैं इस लोड के कारण जैसे जैसे लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाने के कारण मान लीजिए इस प्लेन पर ये शियर कर जाता है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल पर प्लेन हमारा क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है। तो ये आपका जो है थीटा ये आपका क्रिटिकल प्लेन हो सकता है, इसे हम थीटा सी से भी डिनोट कर सकते हैं। थीटा सी जो आपका अगर क्रिटिकल प्लेन है जहाँ से ये फेलियर आपका आकर हो रहा है, तो ये आपका क्रिटिकल प्लेन जो आपका मैक्सिमम ये आपका मेजर नॉर्मल स्ट्रेस के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये आपका थीटा सी क्रिटिकल प्लेन कहलाता है। इस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रहा है सिग्मा एन, और इस प्लेन पर जो आपका जो है शियर स्ट्रेस काम कर रहा है टाउ शियर काम कर रहा है,
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मान लीजिए आएगा, इन दोनों का टाउ का और नॉर्मल स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ये रिजल्टेंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये मान लीजिए रिजल्टेंट सिग्मा आर, ये सिग्मा आर की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा आर ये क्या मिलेगा, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, और इसके बीच जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल आपका जो है मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फेलियर प्लेन पर बनेगा। तो यहाँ से आपका सिग्मा आर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आपका इसके साथ जो एंगल बनाता है ये मान लेते हैं अल्फ़ा है, ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है, जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी आपका यहाँ से बनाएगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम ये अल्फ़ा का मान ज्ञात करें तो ये अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाती है tan अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से टाउ अपान सिग्मा एन, या यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स टाउ अपान सिग्मा एन, ये वैल्यू यहाँ से आती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, वह शियर स्ट्रेंथ है, वह शियर स्ट्रेस है, वह शियर स्ट्रेस है जिस पर फेलियर से पहले शियर स्ट्रेस आपका क्या हुआ था, जो फेलियर से पहले क्रिटिकल प्लेन, जो फेलियर यहाँ पे देखिएगा, जो फेलियर से पहले सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, वह शियर स्ट्रेस है जो फेलियर से पहले क्रिटिकल प्लेन ए पर अकर होता है, उत्पन्न होता है। फेलियर से पहले जो क्रिटिकल प्लेन ए, इस प्लेन का नाम हम लोग ए रख देते हैं, इस प्लेन का नाम ए अगर हम लोग रख देते हैं, इस प्लेन पर क्या होता है, फेलियर से पहले अकर होता है जो नॉर्मल, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर के साथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है। अब यहाँ पर जो ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर है, इसके साथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है। सॉइल का शियर स्ट्रेंथ वह शियर स्ट्रेस है जो फेलियर से पहले क्रिटिकल प्लेन ए पर अकर होता है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर के साथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है, के साथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है।
तो ये शियर स्ट्रेंथ आपका क्या हो सकता है, शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम सॉइल का शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर, स्ट्रेस के बराबर, मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर या कम हो सकता है, या कम हो सकता है। तो यहाँ से क्या है, सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है उसके बराबर या कम हो सकता है। सॉइल का शियर स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर या कम हो सकता है। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका जो शियर स्ट्रेंथ है इसके बारे में, शियर स्ट्रेंथ नॉर्मली आपका टाउ से या एस से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ टाउ इक्वल टू यस, जहाँ थीटा इक्वल टू थीटा सी, थीटा सी इक्वल टू क्या है, क्रिटिकल प्लेन, क्रिटिकल एंगल ऑफ क्रिटिकल प्लेन, एंगल ऑफ क्रिटिकल प्लेन, क्रिटिकल प्लेन ए ए, ये क्रिटिकल प्लेन ए ए के साथ जो क्रिटिकल प्लेन यहाँ पर बन रहा है वो आपका है आर फेलियर प्लेन। आर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन, क्रिटिकल प्लेन आर फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन, प्लेन विथ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, फेलियर प्लेन विथ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, विथ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा 1। ये सिग्मा 1 के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहा, ये सिग्मा 1 जिस प्लेन पर काम कर रहा उसके साथ जो एंगल है ये थीटा, ये आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल प्लेन ए ए आर फेलियर प्लेन विथ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये आपका थीटा सी है। और यहाँ से अगर हम बात करें, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू आपका जो है थीटा सी प्लेन पर, थीटा सी प्लेन पर, थीटा सी प्लेन पर सिग्मा आर इज मैक्सिमम इंक्लाइंड, मैक्सिमम इंक्लाइंड आई ई, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा मैक्सिमम किसके लिए हो जाएगा, फॉर कोहेजनलेस सॉइल, फॉर कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल, फॉर कोहेजनलेस सॉइल। ये आपका क्या हो जाता है, अल्फ़ा मैक्स इक्वल टू ये फाई के बराबर हो जाता है। कोहेजनलेस सॉइल के लिए आपकी क्या वैल्यू हो जाती है, फाई के बराबर हो जाती है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ये बेसिक डिफिनीशन यहाँ से आपकी थी कि यहाँ पे जो प्लेन आपका जो है, यहाँ पे अगर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है,
ये नॉर्मल मेजर प्रिंसिपल, यहाँ से वर्टिकल लोड आ रहा है, वर्टिकल लोड आने के कारण क्या होगा, सॉइल हमारा सीयर करेगा, इसका फेलियर होगा। तो सॉइल का ये सेगमेंट हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर सिग्मा 3 लैटरल डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, सिग्मा 1 वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकली फोर्स सॉइल पर आएगा, जिसके कारण क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ इस प्लेन ए प्लेन से ये फेलियर कर रहा है, तो यहाँ से जब ये फेल करेगा तो इस पर एक नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन काम करेगा और इस पर सीयर स्ट्रेस टाउ काम करेगा। इसका जो रिजल्टेंट है सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा टाउ स्क्वायर, और अल्फा जो इसके बीच का एंगल है ये आपका मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है, अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा। सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ वह सीयर स्ट्रेस है जो फेलियर से पहले क्रिटिकल प्लेन ए पर अकर होता है, सीयर स्ट्रेंथ वह सीयर स्ट्रेस है जो फेलियर से पहले क्रिटिकल प्लेन ए पर अकर होता है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर के साथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर के साथ मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है। सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर या कम हो सकता है तो यहाँ पे जो वर्टिकल लोड मैक्सिमम आ रहा था ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये माइनर प्रिंसिपल, ये नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस यहाँ काम कर रहा है। ये जो थीटा सी प्लेन की अगर बात करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ इक्वल टू टाउ या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल टू यहाँ से थीटा सी क्या है, एंगल ऑफ क्रिटिकल प्लेन, जो ये आपका प्लेन जहाँ से आपका इसकी सीयरिंग हो रही है ए फेलियर प्लेन विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये जो एंगल है मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो यहाँ पर है इसके साथ जो एंगल ये वाला बन रहा है ये आपका क्या है, थीटा सी है। थीटा सी प्लेन पर सिग्मा आर इज मैक्सिमम इंक्लाइंड आई, अगर मैक्सिमम इंक्लाइंड है ये आपका, तो अल्फा इक्वल टू जो यहाँ पे मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बन रहा है ये सिग्मा मैक्स होगा अगर मैक्सिमम इंक्लाइंड है उस केस में। फॉर कोहेजनलेस सॉइल के केस में ये आपका मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी ये आपका फाई के बराबर यहाँ से हो जाएगा, फाई के बराबर कोहेजनलेस सॉइल जो इंटरनल फ्रिक्शन उसमें काम कर रहा है ये उसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं मोहर कूलाम थ्योरी के बारे में, बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोहर कूलाम थ्योरी के बारे में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं मोहर कूलाम ने क्या थ्योरी दिया था। यहाँ पर क्या था, कूलाम ने थ्योरी दिया था, उसको क्या किया गया था, जो मोहर सर्किल सोम में आप लोग पढ़ते हैं उसके रिजल्ट उसके माध्यम से आपका जो है मोहर सर्किल के माध्यम से ईजिली समझ में आ जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मोहर कूलाम थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मोहर कूलाम्स थ्योरी, मोहर्स कूलाम्स कूलाम थ्योरी, मोहर कूलाम थ्योरी। तो मोहर कूलाम थ्योरी क्या बताती है, सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ टोटल पैरामीटर के समानुपाती होता है। सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ टोटल पैरामीटर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे यह टोटल पैरामीटर का फंक्शन होता है, टोटल पैरामीटर का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टोटल पैरामीटर आपका टाउ या एस इक्वल टू सी प्लस यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन टैन फाई। तो टोटल पैरामीटर इसमें अब हम लोग बात करते हैं ये है क्या, तो यहाँ पे ये जो बताया था कूलाम और मोहर ने, ये आपका अगर ग्राफ के माध्यम से समझते हैं
यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये देखिएगा ग्राफ जो है, यहाँ पे अगर हम वाई एक्सिस पर टाउ का मान रिप्रेजेंट करें, टाउ या शियर स्ट्रेंथ टाउ या एस हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू एस, तो यहाँ तक मानते हैं कि ये आपका जो ये ग्राफ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। y पर आपका टाउ, यहाँ से टाउ इक्वल टू सी प्लस यहाँ से सिग्मा एन tan फाई, सिग्मा एन tan फाई। तो ये आपका कंपैरिजन यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो c आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ से, ये c आपका क्या है, इंटरसेप्ट कोहेजन की वैल्यू है जो शियर स्ट्रेंथ में पार्ट करेगी, और यहाँ पे सिग्मा एन tan फाई, यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस हम दर्शाते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होता है कि ये आपका जो है फाई एंगल पे क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है ये कोहेजन का वैल्यू हो गया, ये सी आपका क्या है, कोहेजन का वैल्यू है। यहाँ से अगर हम लोग देखें ये वैल्यू आपका क्या मिलेगा, अगर ये आपका जो है ये टोटल आपका जो है यहाँ तक n है, ये आपका क्या है सिग्मा n, ये वैल्यू यहाँ तक हमने n ले लिया, अगर ये सिग्मा n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ से ये सिग्मा n है, और ये आपका फाई यहाँ पे एंगल जो है फाई मान लेते हैं, तो ये वाला इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से tan लगा दें तो ये वाला वैल्यू क्या मिल जाएगा, सिग्मा n tan फाई, सिग्मा n tan फाई ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपैरिजन करें, ये वाला जो वैल्यू हमने आपको दिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका c, और ये वाला है सिग्मा n tan फाई, और यहाँ से टोटल ये y एक्सिस पे शियर स्ट्रेंथ हमने दिखाया। इधर नॉर्मल स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस जब जीरो था, कोहेजन के कारण सॉइल में क्या था, शियर स्ट्रेंथ था, कोहेजन के कारण शियर स्ट्रेंथ था। तो यहाँ से एक जनरल कंडीशन हम लोग C5 सॉइल के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, फॉर C5 सॉइल। तो ये यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये रिलेशन मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू एस इक्वल टू सी, यहाँ से C प्लस सिग्मा एन tan फाई यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ये बात करते हैं टाउ या S इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाई, यहाँ पे टर्म की बात करते हैं टाउ S इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। C क्या है आपका, कोहेजन ऑफ सॉइल, और सिग्मा एन क्या है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, ये आपका क्या है, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस है। फाई क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन, टोटल इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, तो यहाँ से अगर सी और फाई की बात करें, ये आपका टोटल पैरामीटर्स है, क्या है, टोटल पैरामीटर्स। तो यहाँ से ये इसका टर्म है, यहाँ से ये फॉर्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने ये C5 सॉइल के लिए ग्राफ यहाँ पे बनाया है, अगर ये हम लोग सिर्फ ये ग्राफ जो है फाई सॉइल के लिए या सिर्फ C सॉइल के लिए बनाते हैं तो ये ग्राफ आपका कैसा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अदर सॉइल के लिए तो ये ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ जो है आपका कैसा बनेगा। तो यहाँ पर दूसरा केस अगर हम लोग देखते हैं फॉर फाई सॉइल, तो फाई सॉइल जिसमें आपका क्या है, कोहेजन जीरो है, उस केस में ये ग्राफ आपका क्या बनेगा, कोहेजन का इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा फाई एंगल पर,
तो यहाँ पर टाउ की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ से जो ये वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक ड्रा किया, ये आपका सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ पर, और टाउ इस साइड पे आपका दर्शाया जा रहा है। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एन tan फाई। तो यहाँ से टाउ या एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एन tan फाई, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी तरह तीसरे केस की बात करते हैं, फॉर सी सॉइल के लिए इसमें सिर्फ कोहेजन ही है, फ्रिक्शन एंगल क्या है, यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 है, यहाँ क्या है फाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर फाई 0 है तो ये कहीं न कहीं कोहेजन पे सीधी सीधी लाइन ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर सी का इंटरसेप्ट मिलेगा, तो जो इसमें सीयर स्ट्रेंथ आपका टाउ हमने वाई एक्सिस पर दिखाया था, या एस वाई एक्सिस पे, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाने पर भी आपका क्या है, सीयर स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, तो यही इसका सीयर स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से टाउ या एस इक्वल टू सी के बराबर हो जाए, क्योंकि फ्रिक्शन एंगल 0, फाई जब इसमें 0 रख देंगे, फाई यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और दूसरे केस में जब हम सी यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये टाउ या एस इक्वल टू सिग्मा एन tan फाई यहाँ से आ जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस की हम लोगों ने बात किया, ये फॉर्मूला आगे जाके और महत्वपूर्ण हो जाएगा, बट इसमें ये मॉडिफाई किया गया था। तो इसमें मॉडिफाई क्यों किया गया था उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या था कि बाद में ये आपका थ्योरेटिकल अप्रोच था, ये क्या था, थ्योरेटिकल अप्रोच था। जब इसको फील्ड में देखा गया, फील्ड में इसको अप्लाई किया गया, तो वहाँ पे ये पता चला कि जो सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ है वो टोटल पैरामीटर ना हो करके यहाँ पे इफेक्टिव पैरामीटर के क्या होता है, फंक्शन में होता है, इफेक्टिव पैरामीटर के फंक्शन में होता है। यानी कि सी और फाई के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी जो फैक्टर हैं, सी है, नॉर्मल स्ट्रेस है और आपका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है, इसमें क्या होता है जब प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे अब प्रैक्टिकल अगर कंडीशन में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे वाटर टेबल के क्या होगा, सॉइल हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर वाटर टेबल ऊपर है तो सॉइल हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। तो सबमर्ज सॉइल की कंडीशन में वाटर टेबल ऊपर होने के कारण इसमें क्या होता है, इफेक्टिव पैरामीटर, मतलब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल जब हम फील्ड में देखते हैं तो सबमर्ज सॉइल के केस में वाटर टेबल ऊपर होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट आने लगती है, ये वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट आने लगती है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूले के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव पैरामीटर फिर यहाँ पर लेते हैं। तो मॉडिफाइड मोहर कूलाम थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मॉडिफाइड मोहर्स कूलाम तो यहाँ पे देखते हैं मॉडिफाइड मोहर्स कूलाम थ्योरी, मॉडिफाइड, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड मोहर्स कूलाम थ्योरी, मॉडिफाइड मोहर्स कूलाम थ्योरी। इसमें क्या होता है, सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ, सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव पैरामीटर का फंक्शन होता है, इफेक्टिव पैरामीटर। अब यहाँ देखिए इफेक्टिव पैरामीटर आपके क्या होते हैं, सी डैश फाई डैश इफेक्टिव पैरामीटर का फंक्शन होता है, ना कि टोटल पैरामीटर के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फिर यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारा होता है, टाउ इक्वल टू एस इक्वल टू सी डैश सिग्मा एन बार tan फाई डैश, ये सब इफेक्टिव पैरामीटर यहाँ पे हम लोग फिर लेते हैं।
तो यहाँ से टाउ एस इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये आपका क्या है, मॉडिफाइड मोहर्स कूलाम थ्योरी में ये आपका सी डैश क्या है, इफेक्टिव कोहेजन सिग्मा एन बार ये आपका इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिग्मा एन बार ये आपका टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा। इफेक्टिव पैरामीटर लेंगे फाई इफेक्टिव इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। यहाँ पे आपका सी ये डैश में है सब, सी डैश फाई डैश ये आपका क्या है, इफेक्टिव पैरामीटर्स ये आपके क्या हैं, इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं। सी डैश फाई डैश क्या है, इफेक्टिव पैरामीटर। तो यहाँ पे सभी हम लोग क्या करते हैं, अब ये जब मॉडिफाई हो गई तो ये आपका जो है सभी प्रकार की सॉइल के लिए वैलिड हो गया। अब मॉडिफाई क्यों किया गया, तो यहाँ पे हम लोग उसका रीजन लिख लेते हैं नोट करके। ये मॉडिफाई क्यों किया गया थ्योरी, तो इसमें क्या था कि बाद में जब फील्ड और प्रैक्टिकल सिचुएशन दोनों, पहले थ्योरेटिकल कंडीशन बनी थी, जब उसको फील्ड में अप्लाई किया गया तो वहाँ पे वैल्यू में क्या हुआ, डिफरेंस मिला। तो इसके कारण क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, नोट करके लिख लेते हैं, नोट सबमर्ज्ड सॉइल के कंडीशन में, सबमर्ज्ड सॉइल के केस में वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, वाटर टेबल ऊपर आ जाता है, जिससे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल मान में डिफरेंस आ जाता है, मान में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए मोहर्स कूलाम थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। अब मॉडिफाई करने के बाद जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ये आपका इस पे न्यूमेरिकल कई पूछे जाते हैं। तो यहाँ से टाउ एस इक्वल टू सी डैश सिग्मा एन बार tan फाई डैश, ये आपका जो है मॉडिफाई फॉर्मूला यहाँ पर आया। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से यहाँ पर लिखा। अब इसमें आगे हम लोग बात करते हैं जब फाउंडेशन पर या आपका अर्थ पर कोई भी लोड आता, किसी स्ट्रक्चर का लोड आता है, तो उसके कारण जो आपका इसमें स्ट्रेंथ जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फेलियर कैसे अकर होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, सेफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, अनसेफ स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, फाउंडेशन है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं,
जैसे ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से यहाँ पर फाउंडेशन बनाया गया है, यहाँ पर क्या है फाउंडेशन अगर बनाया गया है तो इस पर फाउंडेशन पर लोड आएगा, स्ट्रक्चर का लोड यहाँ पर आएगा। ये लोड ये क्या करेगा, सॉइल को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। फाउंडेशन का क्या काम है, जो भी लोड सेल्फ वेट है या इसके ऊपर स्ट्रक्चर का जो भी वेट आ रहा है वो यहाँ पे क्या करना, ट्रांसफ़र करना। तो मान लीजिए ऊपर से लोड कुछ भी आ रहा है तो यहाँ से अगर सॉइल एलिमेंट एक हम लोग कंसीडर करते हैं, इस पर जो भी लोड अगर लग रहा है, यहाँ से मान लेते हैं सिग्मा 1, ये आपका जो है सिग्मा 1 ये आपका काम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर सिग्मा 3 इसके अपोजिट इसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही सिग्मा 2 भी काम करेगा, बट इसमें सिग्मा 2 इस थ्योरी में कंसीडर नहीं करते हैं। अब इस लोड के कारण मानते हैं कि यहाँ पे फेलियर प्लेन कुछ यहाँ से जाता है, तो ये फेलियर प्लेन जो आपका एंगल बनाता है ये अल्फ़ा बनाता है। ये फेलियर प्लेन आपका जो एंगल बना रहा है ये यहाँ से ये आपका क्या है, अल्फ़ा है। जो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ से लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस ये आपका यहाँ पे जो आ रहा है, इसके कारण जो फेलियर प्लेन यहाँ बन रहा है अल्फ़ा बन रहा है। तो इस केस में देखते हैं अगर फेलियर प्लेन ये आपका है तो यहाँ से जो भी लोड ये आपके कंसीडर किए जा रहा है, इसको अगर मोहर सर्किल में हम लोग ड्रॉ करें तो मोहर सर्किल के कारण जो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मोहर सर्कल ड्रा करने पर ये वैल्यू आपकी कैसे आएगी, जिसमें ये कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 आ रहा है ये ग्रेटर देन क्या है, सिग्मा 3 है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 1 है। और यहाँ पे जो भी आपका इफेक्टिव स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए जाएंगे वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर ऑलवेज लिए जाएंगे, ये सब इफेक्टिव स्ट्रेस ही हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब मोहर सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिएगा मोहर सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर हमने मोहर सर्किल बना दिया है, ये देखिए, तो यहाँ से जो ये वैल्यू आपका है ये आपका सिग्मा 3 है, ये वैल्यू सिग्मा 3 है, और ये वैल्यू यहाँ से आपका सिग्मा 1 है, ये आपका क्या है, सिग्मा 1। इसका सेंटर कहीं हम सी अगर मान लेते हैं, ये ए है, बी है, और यहाँ पे कोई फेलियर प्लेन, ये फेलियर प्लेन अगर यहाँ पे अल्फ़ा हम लोगों ने माना तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 अल्फ़ा बनाएगा। यहाँ पे जो ये पॉइंट है जहाँ पे अगर फेलियर ये करेगा, फेलियर कुछ इस तरह से करेगा इस पॉइंट पर, तो ये फेलियर इस पॉइंट पर करेगा, जहाँ पे फेल करेगा वहाँ पे जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपका क्या है, टाउ रिप्रेजेंट करेगा, टाउ शियर स्ट्रेस, ये आपका टाउ शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल में इधर सिग्मा एन है और इधर टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये सिग्मा एन हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ का जो पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स एक्सिस पर आपका जो है सिग्मा एन और यहाँ से टाउ, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो है मोहर सर्कल में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, मेजर यहाँ पे लिख लेते हैं, सिग्मा 1 आपका क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए यहाँ से, अब ये क्या कंडीशन होती है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये नॉर्मल स्ट्रेस का मान कैसे मिलेगा, सिग्मा एन बार
नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की सहायता से, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस, यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो 2 अल्फ़ा यहाँ पर एंगल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा एंगल यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं टाउ, तो ये आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से वैल्यू हो जाता है साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा यहाँ से वैल्यू हो जाता है। अगर हम लोग रेडियस की यहाँ पे बात करते हैं तो रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है हमें। अगर हम लोग रेडियस ज्ञात करते हैं तो रेडियस ज्ञात करने का हमें फॉर्मूला इस तरह से कुछ मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेडियस ज्ञात करने के लिए आर, अगर इसका रेडियस हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये रेडियस ज्ञात करने का यहाँ पर फॉर्मूला है। अब इसमें नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, शियर स्ट्रेस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 3 अगर पता है, और ये फेलियर प्लेन यहाँ से लोड लगा करके हम लोग पता करेंगे फेलियर कितने एंगल पर हो रहा है, तो वहाँ से ये आपकी वैल्यू मिलेगी। तो रेडियस यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आपका मोहर सर्किल ड्रा करेंगे, इस मोहर सर्किल से हमें जो है सॉइल का क्या मिलेगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस और स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक हम लोगों ने मोहर सर्कल ड्रा किया कुछ इस तरह से, दूसरा ड्रा किया कुछ इस तरह से, और तीसरा मोहर सर्किल कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं, एक ये आपका जो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला टाउ एफ होगा, ये आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होगा, एस इक्वल टू सी बार प्लस सिग्मा एन बार tan फाई बार। ये आपका क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, या आपका स्ट्रेस पाथ भी ये कहलाता है, स्ट्रेस पाथ, स्ट्रेस पाथ। और दूसरा यहाँ पे ये कर्व, ये लाइन की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से फाई एंगल पर ये जा रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग ये बात करें कि ये जो मोहर सर्कल हमें बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मोहर सर्कल जो ये ड्रा कर रहा है ये क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। ये आपका क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जो सॉइल होगा उसमें इस तरह के स्ट्रेसेस होंगे, किसी भी पॉइंट पे हम उसका स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, या किस पर वो फेलियर होगा। ये आपका जो है स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है कि सॉइल के अंदर इस तरह से स्ट्रेस जनरेट होगा। अब यहाँ पे ये सॉइल का टाउ की वैल्यू है, सॉइल के लिए टाउ की वैल्यू है, और ये टाउ एफ है। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, टाउ एफ। अगर टाउ एफ सेफ और अनसेफ स्ट्रक्चर के लिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, टाउ एफ ग्रेटर देन टाउ, अगर आपका जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि फेलियर प्लेन है, ये आपका इस पॉइंट पे, इसको फेलियर इन्वलप भी बोला जाता है। ये आपका क्या बोला जाता है, फेलियर इन्वलप, मोहर्स फेलियर इन्वलप, मोहर्स फेलियर इन्वेलप। मोहर फेलियर इन्वेलप के क्या है, इसके सभी पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट मिल करके ये लाइन बना रहे हैं, सभी पॉइंट पे सॉइल का क्या है, फेलियर अकर होगा। क्या होगा, फेलियर। तो इस पॉइंट पर ये सॉइल क्या कर रही है, फेल कर रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा, ये वाला जो मोहर सर्कल हम लोगों ने ड्रा किया, इस पे सॉइल हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर फेल कर जाएगी। तो इससे कम ही स्ट्रेस इसमें जनरेट होना है। अगर ये वाले ग्राफ की बात करें तो ये टाउ क्या है, इस टाउ एफ से क्या है, कम है, टाउ एफ से कम। और ये वाला टाउ एफ, इसका जो टाउ एफ फेलियर होगा कहीं ऊपर चला जाएगा, इस वाले टाउ से इस सॉइल का ऊपर जा रहा है, तो ये टाउ एफ क्या हो जाएगा, ये आपका अगर टाउ एफ आपका अधिक वैल्यू हो जा रहा है सॉइल के शियर से,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफ होगा। अगर टाउ एफ लेस देन टाउ तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये जो फेलियर वाला अगर हमारा सॉइल का जो स्ट्रेस है उससे कम हो जाएगा तो ये क्या है, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, अनसेफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये टाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो टाउ या वैल्यू है ये क्या है, इससे कम है, इसी पर इसका फेलियर अकर हो रहा है, टाउ इस पर फेलियर अकर हो रहा है। सॉइल में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ये टाउ उससे कम है, अगर उससे कम पर ही फेलियर हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ से कम पर ही फेलियर हो जा रहा है तो यानी कि पहले ही फेल कर जा रहा है, इस टाउ से पहले ही हमारा क्या कर जा रहा है, ये स्ट्रक्चर फेल कर जा रहा है या सॉइल फेल कर जा रहा है, सीयर हो जा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर अनसेफ हो जाएगा। अगर हमारा टाउ ये जो फेलियर प्लेन है सॉइल के स्ट्रेस से क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारा सेफ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो भी ग्राफ के माध्यम से हम लोग ये वैल्यूज़ निकालते हैं, कैसे यहाँ पे स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मोहर सर्कल को ड्रा करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोहर सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हम लोगों ने क्या किया, एक मोहर सर्कल यहाँ पे बना लिया। इस मोहर सर्कल के यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका ये वैल्यू सिग्मा 1 है, ये वैल्यू यहाँ पर ये सिग्मा 3 है और यहाँ क्या है, सिग्मा 1 है, और इसका सेंटर ये A है और ये B है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, और यहाँ से एक पॉइंट हम ले लेते हैं F, ये फेलियर पॉइंट F है, इस पर फेल कर रहा है, फेलियर पॉइंट F ले लेते हैं। C यहाँ से ओरिजिन O ले लेते हैं। अब इस पर एक जो है हम लोग ये फेलियर इन्वॉल्व ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये सिग्मा n टाउ, तो यहाँ से सिग्मा n की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी टाउ के बराबर होगी, ये वैल्यू आपकी टाउ के बराबर होगी। अब यहाँ से ये वैल्यू टाउ हो गया, ये आपका क्या है, टाउ है, और यहाँ से जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी ये तो आपका सिग्मा 3 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई, यहाँ पर है सिग्मा 3, और ये सिग्मा 1 जो मान है आपका सिग्मा 1, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पे ये बात करते हैं तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू ये आपका है सिग्मा n, ये आपका क्या है, सिग्मा n। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये अगर इस पॉइंट पे अगर आपका फेलियर हो रहा है, इस ग्राफ को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये कट कर रहा है, ये एंगल आपका है फाई एंगल कट कर रहा है। अगर ये इसको टच करते हुए जा रहा है, यहाँ से ये टेंजेंट लाइन अगर हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे इस पॉइंट पर कितना एंगल यहाँ पर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टाउ, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये C पॉइंट है, जो फेलियर प्लेन हमने अल्फ़ा पे माना था, इसमें क्या करते हैं, वही एंगल क्या हो जाता है, 2 अल्फ़ा हो जाता है। वो एंगल मोहर सर्किल में क्या होता है, इसमें ड्रा हो जाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो लाइन हमने लिया है ABC, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये आपका जो है यहाँ से ये टाउ हो गया और ये वाला सिग्मा n। अब इसके बीच जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ से मिलता है सिग्मा n और टाउ के बीच जो रिजल्टेंट है वो आपका ये वैल्यू है, रिजल्टेंट सिग्मा r।
यही सिग्मा आर जो आपका मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है, यही सिग्मा आर जो है मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बनाता है। तो यहाँ से अब हम लोग इसका डेरिवेशन अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये आपका जो है एफ ले लिया, यहाँ से मान लीजिए एक जेड पॉइंट ले लेते हैं, ये जेड पॉइंट। अब इसमें हम लोग ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इस ट्रायंगल में तो यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल एफ सी जेड में यहाँ पर जो ये आउटर एंगल है, आउटर एंगल इक्वल टू यहाँ जो इनर एंगल, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके इनर के सामने के दोनों कोण के ये बराबर होता है। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू अगर निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 45 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू 45 को π/4 प्लस 5/2 लिख सकते हैं। ये आपका 5/2 यहाँ से हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/2। ये आपका क्या है एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन। और ये फाई क्या है, सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं फाई का, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, ये आपका जो है परपेंडिकुलर लंब होता है, परपेंडिकुलर लंब। तो यहाँ पे अगर साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन फाई इक्वल टू, अब यहाँ से कुछ टर्म हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से कुछ टर्म यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये आपका जो वैल्यू है ओ बी इक्वल टू क्या है, अगर ओ बी की बात करें यहाँ पे आपका है सिग्मा 3, और ओ ए की बात करें ओ ए आपका क्या है सिग्मा 1, यहाँ से ओ से लेकर के ए तक आपका क्या है सिग्मा 1। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ये वैल्यू ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी एफ, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये तीनों क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से सी एफ इक्वल टू ये क्या मिलेगा, ये आपका जो है यहाँ से मिल जाएगा, ये रेडियस के बराबर होगा। रेडियस कैसे मिलेगा, यहाँ से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कर देंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। और यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, इसको ये वाला जो वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से सी जेड ये वैल्यू आपका क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें सी जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, तो सी जेड इक्वल टू यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी होती है एक वैल्यू, और यहाँ से कॉट फाई अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, कॉट फाई ओ सी, हाँ यहाँ से एक टर्म और अगर ओ सी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। और यहाँ से ये वाला वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कोहेजन जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ये कोहेजन को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट है ये आपका क्या करेगा, कोहेजन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से कोहेजन को रिप्रेजेंट करेगा ये फाई। अब यहाँ से अगर हम ये वाला लेंथ हमें चाहिए, ये वाला ओ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ जेड अगर निकालना है तो यहाँ से अगर हम, ये हमें पता है यहाँ से ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार अगर हमें ये आधार वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, इसको x अगर कर लेते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग लगाएं ये आधार की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर tan
tan फाई अगर लगाते हैं तो tan फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c अपान एक्स। तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू सी tan फाई, c cot फाई आ जाएगा, c cot फाई। तो यहाँ से सी जेड इक्वल टू सी ओ जेड इक्वल टू सी कॉट फाई, सी कॉट फाई, सी कॉट फाई यहाँ से आ गया। अब यहाँ से एक टर्म और, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जेड तक का वैल्यू सी जेड अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ जेड प्लस ओ जेड ये वाला टर्म प्लस ओ सी। तो ये वैल्यू ओ जेड इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला सी कॉट फाई प्लस यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से, देखिएगा ये आपकी वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, ओ सी का मान है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स का यूज करके हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर निकालते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको, ये फार्मूला देखते हैं कि ये क्या आता है आपका। तो यहाँ से अगर हम जो है इस पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ZFC से साइन फाई इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन फाई इक्वल टू, यहाँ से साइन अगर लेते हैं तो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ड हो जाएगी। और इस एंगल के सामने जो भुजा ये लंब होगी। तो लंब CF डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, ZC। तो यहाँ से अगर हम लोग CF की वैल्यू निकालें, CF आपका रेडियस के बराबर है, CF यहाँ से देखिए रेडियस के बराबर है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ से ZC की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है C cot फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखते हैं साइन फाई, तो ये वाला टर्म पूरा जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इसको हम साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, C cot फाई साइन फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 साइन फाई इक्वल टू, इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। अब यहाँ बाई टू से पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉट को अगर हम ब्रेक करेंगे कॉस फाई अपान साइन फाई, तो साइन फाई कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2C कॉस फाई। कॉट को हमने ब्रेक किया, साइन कट गया और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 2 हट जाएगा, प्लस ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 साइन फाई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को एक तरफ ले जाते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ लें 2C कॉस फाई प्लस सिग्मा 1 साइन फाई प्लस सिग्मा 3 साइन फाई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो यहाँ से देखिएगा कि ये वैल्यू अगर सिग्मा 1 को हम लोग इस साइड रखते हैं, सिग्मा 1 इस साइड रखते हैं और बाकी वैल्यू सभी उस साइड अगर भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या वैल्यू हम लोग मिलेगा, ये देखिएगा। तो यहाँ से सिग्मा 1 साइन फाई और सिग्मा 1 इधर आएगा माइनस सिग्मा 1 इक्वल टू, बाकी वैल्यू उधर ले जाते हैं तो ये माइनस 2C कॉस फाई और
माइनस सिग्मा 3 साइन फाई माइनस सिग्मा 3। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 साइन फाई इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल जाएगी ये सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगे, 2c कॉस फाई प्लस सिग्मा 3, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आप जो है सिग्मा 1 इसमें कॉमन ले लीजिए, सिग्मा 1 कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन फाई, और ये वैल्यू मिल गया 2c कॉस फाई प्लस सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू अगर निकालते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, अभी इधर हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पर ये ऊपर का थोड़ा सा पार्ट मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है सिग्मा 1 इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू आ गया 2c कॉस फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाई प्लस सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल गया 1 माइनस साइन फाई। तो यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई, ये आपका बराबर होगा tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2k प्लस यहाँ पर 2c tan 45 प्लस 5/2k आ जाएगा। ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये आपका C5 सॉइल के लिए, किस सॉइल के लिए है, C5 सॉइल के लिए। ये किसके लिए है, C5 सॉइल के लिए। यहाँ पर जनरल कंडीशन आपकी ये वैल्यू आ रही है C5 सॉइल के लिए, C5 सॉइल के लिए। अब यहाँ पे पहला आपका आ गया, ये आपका है C5 सॉइल के लिए, C5 सॉइल। दूसरा केस यहाँ पे बात करते हैं फॉर कोहेजनलेस सॉइल, फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल में क्या होगा, C का मान 0 हो जाएगा। अगर C का मान इसमें 0 कर देते हैं तो ये फॉर्मूला आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर कोहेजनलेस सॉइल में कोहेजन C 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म की अगर बात करते हैं फॉर कोहेसिव सॉइल, अगर हम कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पर फाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में C5 वाले फॉर्मूले में ये 1 आपका रख देते हैं, ये आपका C5 सॉइल के लिए है, C5 सॉइल। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फाई अगर 0 हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो यहाँ से क्या ये वैल्यू हमें मिलेगा, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से सिग्मा 1 इक्वल टू फाई का मान 0 रख देंगे तो यहाँ से tan 45 का मान 1 हो जाएगा। तो ये सिग्मा 3 प्लस यहाँ से वैल्यू आपका मिल जाएगा, इसका मान 0, ये आपका 2c में क्या होगा कन्वर्ट, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस 2c में ये आपका क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। कोहेजनलेस सॉइल के लिए C अगर आपका 0 है, C आपका कोहेजनलेस सॉइल के लिए आपका ये वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ पे फिर से हम लोग बात करते हैं जो कोहेजनलेस सॉइल के लिए रिजल्ट आया है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए जो रिजल्ट आया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा कोहेजनलेस सॉइल के लिए जो रिजल्ट आया हमारा, ये रिजल्ट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन फाई अपान 1 माइनस साइन फाई। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 3 इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई
अपॉन 1 माइनस साइन फाई। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम साइन फाई अगर निकालें, साइन फाई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तीसरा जो इससे हम लोग यहाँ पे मिला था, मैक्सिमम एंगल ऑफ फेलियर अल्फ़ा इक्वल टू 45 प्लस 5/2 तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/4 प्लस 5/2, इसको हम लोग कह सकते हैं। इसमें अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन फाई आपका यहाँ पे क्या है? फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ये आपका क्या है? सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। ये सॉइल का क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। सॉइल का ये क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण 3 रिजल्ट मिले, इसी का आगे यूज करके हम लोग पूरा ये शियर स्ट्रेंथ का जो आपका चैप्टर है पूरा हम लोग आसानी से इसको सीख लेंगे। तो यहाँ से जो सिग्मा 1 सिग्मा 3 का रेशियो आ रहा है 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाई, और साइन फाई की वैल्यू अगर निकालते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, और एंगल ऑफ फेलियर प्लेन अल्फ़ा इक्वल टू π/4 प्लस 5/2 या 45 प्लस 5/2, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, यहीं से अल्फ़ा ही आपका प्राप्त होता है मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, यहीं से फेलियर आपका आकर होता है। दूसरा, अगर एक और फॉर्मूला यहाँ पे होता है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो आपका फॉर्मूला मैंने पहले भी ड्राइव करके यहाँ पे बता दिया है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के केस में आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर और होता है, इसको देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस साइन फाई इक्वल टू सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई। इसका यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 3 का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई, या यहाँ से हम जो है साइन फाई का मान अगर निकालेंगे साइन फाई, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से आता है। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से बनता है। तो ये महत्वपूर्ण था डेरिवेशन। इसके जो रिजल्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट हम लोगों को ध्यान रखना है जो काफ़ी क्वेश्चन में आगे शियर स्ट्रेंथ की थ्योरी को समझने में काफ़ी मदद करेंगे। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे ये वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कितने प्रकार के आपके जो है शियर स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।